प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष मित्र सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं या कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264। इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सर्वोदय नगर लखनऊ में मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। इस बीच में आप व्यक्तिगत रूप से भी मिल करके अपनी कुंडली से संबंधित समस्या का समाधान कर सकते हैं। दर्शकों, आप चाहे भारत में रहते हों या भारत से बाहर किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में, कहीं भी रह रहे हों, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल अर्थात नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेज करके आप अपनी कुंडली के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। चाहे वह विवाह से संबंधित समस्या हो या शिक्षा से संबंधित समस्या हो या रोजगार से संबंधित समस्या हो या प्रेम विवाह संबंधी समस्या हो, किसी भी विषय में आप संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, कुंडली विश्लेषण के क्रम में आज हम चर्चा करेंगे गीता कुमारी की कुंडली पर। गीता कुमारी का जन्म 14 नवंबर 1996 को 4:02 पर शाम को 4:02 PM पर बोकारो झारखंड में हुआ था। इनका जन्म बोकारो का है, झारखंड का, 4:02 पर शाम को। शुक्ल पक्ष चतुर्थी का चंद्रमा है। इनकी कुंडली मेष लग्न की है। आप जानते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य अर्थात पंचमेश और नवमेश अर्थात गुरु योग कारक होते हैं। मेष लग्न की कुंडली में सूर्य गुरु योग कारक होते हैं। चंद्रमा भी योग कारक होता है। अब देखिए भाग्येश इनका कहाँ बैठा हुआ है। इनकी कुंडली में भाग्येश बृहस्पति भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है और 21 अंश का है। अपनी राशि में स्वगृही होकर के बृहस्पति बैठा हुआ है। चंद्रमा साथ में बैठा है। बृहस्पति नवमेश और द्वादशेश होकर भाग्य स्थान पर बैठे हैं। चंद्रमा चतुर्थेश होकर के बृहस्पति के साथ में है, गज केसरी योग बना रहे हैं। चंद्रमा और गुरु साथ में है। यहाँ केंद्र और त्रिकोण का संयोग बन रहा है अर्थात लक्ष्मी नारायण योग यहाँ बन रहा है। राजयोग है एक प्रकार का ये। अगर द्वादश भाव से इसका संबंध न होता, गुरु द्वादशेश भी है जिसके कारण इसके भाव में कमी हो गई थोड़ी। अन्यथा अगर द्वादश 6, 8, 12 भाव से अगर राजयोग में संबंध है तो राजयोग कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ प्रबल राजयोग बन रहा था चंद्रमा और गुरु से। चंद्रमा चतुर्थेश है, केंद्र का स्वामी है, और गुरु नवमेश है, त्रिकोण का स्वामी है। त्रिकोण और केंद्र के संयोग से लक्ष्मी नारायण योग चंद्रमा और गुरु से बना हुआ है। लेकिन द्वादश भाव से भी गुरु का संबंध है जिसके कारण थोड़ा कमज़ोर है योग। लेकिन इसका फल जरूर इनको मिलेगा, राजयोग का फल जरूर मिलेगा। अर्थात जीवन में राजयोग जैसी सुख सुविधाएं इनको प्राप्त होंगी। अब गुरु की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? लग्न पर और पंचम भाव पर। गुरु जहाँ बैठता है वहाँ तो अच्छा फल नहीं देता। भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है, स्वगृही है, बहुत अच्छा फल यहाँ भले न दे, वैसे स्वगृही है, अपने घर में कोई ग्रह खराब फल नहीं देता। लेकिन फिर भी लग्न और पंचम भाव पर इसकी दृष्टि पड़ रही है। लग्न मेष लग्न है, मेष लग्न का स्वामी मंगल है, पंचम भाव में बैठा हुआ सिंह राशि में। मंगल बहुत अच्छा है। मंगल लग्नेश है, अष्टमेश होकर के, लग्नेश और अष्टमेश होकर पंचम भाव में सिंह राशि में बैठा हुआ है, मित्र की राशि में बैठा है, सूर्य की राशि में बैठा हुआ है। मंगल बहुत अच्छा है। मंगल पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि मंगल पर पड़ रही है और भी शुभ है। तो
तो इनकी कुंडली में मंगल भी अच्छा है, मंगल शिक्षा के स्थान पर बैठा हुआ है, शिक्षा दीक्षा इनकी बढ़िया हुई, बहुत एक्सीलेंट नहीं रही लेकिन सामान्य शिक्षा रही। एक्सीलेंट न होने का कारण ये था कि पंचमे सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, तुला राशि में सप्तम भाव में बैठा, 28 अंश का है, लगभग वृद्धत्व की तरफ है सूर्य, और अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। अपनी नीच राशि में पंचमे सूर्य केंद्र में है, जिसके कारण इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया, लेकिन व्यवधान आते गए। कारण ये रहा सूर्य अपनी नीच राशि में है, इसलिए एक्सीलेंट होना कठिन हो गया इनके लिए, काफ़ी इनको संघर्ष करना पड़ा, लेकिन सामान्य से फिर भी अच्छी पढ़ाई रही इनकी। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो निरंतर अबाध गति से शिक्षा चलती रही। शिक्षा में कभी ये नहीं हुआ कि अब शिक्षा बंद करके रोजगार ही देखना है, कुछ न कुछ जीवन भरे पढ़ती रहेंगी। मंगल पंचम भाव में बैठा है, जिसके कारण शुरुआत तो बहुत अच्छी होगी, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में कोचिंग करना हो तो बड़ा उत्साह होगा, एडमिशन लिया, सारी चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे बाद में एग्ज़ाम के समय तक थोड़ी निराशा होने लगती, कारण कि मंगल बैठा हुआ है। मंगल का ये स्वभाव है, शुरुआत में बहुत जोश आदमी के अंदर होता है, उत्साह होता है, लेकिन धीरे धीरे नर्वसनेस होने लगती है, और इसका कारण सूर्य भी है, क्योंकि सूर्य पंचमेश नीच राशि में है। पंचम का कारक बृहस्पति भाग्य स्थान पर है, बहुत बलवान है, और इसकी पूर्ण दृष्टि भी पंचम पर पड़ रही है, जिसके कारण इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त किया। मंगल पंचम भाव में है, सिंह राशि में है, इसलिए मेडिकल का क्षेत्र इनके लिए बना। मेडिकल के क्षेत्र में इनको सफलता प्राप्त हुई, ये एम फार्मा करके एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रही हैं। सूर्य सप्तम भाव में बैठा है, जो विवाह में बाधक है, नीच का हो के सप्तम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, जो विवाह में रोड़ा जा रहा है, क्रूर ग्रह है सूर्य। तो सूर्य सप्तम भाव में होने के कारण पहला चीज़ विवाह में इनके रुकावट आ रही है। दूसरा, सप्तमेश कहाँ बैठा है, सप्तमेश शुक्र छठे भाव में राहु के साथ बैठा हुआ है। शुक्र अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, सप्तमेश शुक्र विवाह का स्वामी जो है वो अपनी नीच राशि में छठे भाव में बैठा है, खराब स्थान पर बैठा है, और पापग्रह राहु के साथ में बैठा है। राहु और शुक्र राजयोग कारक होते हैं, लेकिन शुक्र नीच राशि में न हो, तो राहु और शुक्र छठे भाव में है, इस कारण से सप्तमेश, सप्तम का स्वामी शुक्र सप्तमेश खराब स्थान पर है, पापग्रह के साथ में बैठा है और भी खराब हो गया। सप्तम भाव में सूर्य बैठा है, सप्तम का कारक बृहस्पति जरूर मजबूत है, लेकिन शुक्र सप्तमेश शुक्र और सप्तम भाव पाप पीड़ित है, जिसके कारण विवाह में इनके विलंब होता जा रहा है, विवाह कहीं सेट नहीं हो पा रहा है इनका। अब सूर्य चंद्र सप्तम से सप्तम भाव को अगर हम देखें, सप्तम से सप्तम भाव को भी किसी भी स्पेशल टॉपिक पर जब हम देखते हैं, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, अगर हम शिक्षा के लिए देख रहे हैं तो पंचम से पंचम को भी देखेंगे कि पंचम से पंचम भाव की क्या स्थिति है, भावात भावम का सिद्धांत लागू होता है। ऐसे ही सप्तम भाव को अगर हम देख रहे हैं, दाम्पत्य जीवन को देख रहे हैं, विवाह के लिए देख रहे हैं, तो सप्तम से सप्तम भाव को भी देखेंगे। सप्तम से सप्तम भाव पर अगर हम दृष्टि डालते हैं तो लग्न है, लग्न पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि है, किसी पापक ग्रह की पूर्ण दृष्टि लग्न पर नहीं है, और न ही लग्नेश पर ही किसी पापक ग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। इस कारण से लग्न मजबूत है, और बृहस्पति की लग्न पर भी दृष्टि है, और लग्न के और पंचम भाव पर भी बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, लग्नेश मंगल पर भी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। लग्न लग्नेश और लग्न के कारक सूर्य, सूर्य कमज़ोर हैं, केवल एक ही कमी है कि सूर्य कमज़ोर है। सूर्य दोनों तरह से लग्न को भी कमज़ोर कर रहे हैं, सप्तम भाव को भी सूर्य कमज़ोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से विवाह में विलंब हो रहा है। अब अगर हम एक बार सब ग्रहों पर दृष्टि डालें तो सूर्य कमज़ोर है, नीच का होकर सप्तम भाव में है, चंद्रमा चतुर्थेश होकर के भाग्य स्थान पर केंद्र का स्वामी होकर त्रिकोण में है, शुक्ल पक्ष चतुर्थी के चंद्रमा है, शुक्ल पक्ष चतुर्थी तक चंद्रमा क्षीण माना जाता है, थोड़ा कमज़ोर है चंद्रमा,
अंश बल में भी 10 अंश के हैं, लेकिन गुरु के साथ में, शुभ ग्रह के साथ में, केंद्र के स्वामी होकर शुभ ग्रह के साथ में है। चंद्रमा बहुत कमज़ोर नहीं है, सामान्य से अच्छे हैं। मंगल की पोजीशन, मंगल लग्नेश और अष्टमेश होकर पंचम भाव में बैठे हुए हैं और अपने मित्र की राशि में वर्गोत्तम है, अर्थात नवमांश कुंडली में भी मंगल सिंह राशि में है, तो मंगल भी अच्छे हैं इनकी कुंडली में। उसके बाद बुध को हम देखते हैं, बुध तृतीयेश और खष्ठेश होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। जन्म के समय बुध हस्त थे, अंश बल में भी कमजोर हैं बुध, पराक्रमेश बुध हैं, रोग ऋण रिपु के स्वामी बुध हैं, खष्ठेश होकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। बुध अस्त है जन्म के समय, लेकिन बुधादित्य यहाँ पर बुध विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में कहीं बैठे तो विपरीत राजयोग बनता है। 6 का स्वामी 8वें भाव में बैठे हैं बुध, विपरीत राजयोग भी यहाँ बना रहे हैं, लेकिन जन्म के समय अस्त हैं, कमजोर हैं बुध। बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति 21 अंश के होकर के भाग्य स्थान पर बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हुए हैं, मजबूत है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, मूल त्रिकोण भाव में बैठे हैं, चंद्रमा के साथ में बैठे हुए हैं। बृहस्पति पर भी किसी शुभ या पापक ग्रह की पूर्ण दृष्टि नहीं पड़ रही है। शुक्र को देखें तो शुक्र अपनी नीच राशि में छठे भाव में राहु के साथ बैठे हैं। शुक्र सप्तमेश है और द्वितीयेश है, धनेश और सप्तमेश होकर के शुक्र छठे भाव में नीच राशि में राहु के साथ बैठे हुए हैं। लाभेश शनि वक्री होकर के 12वें भाव में है, अर्थात नीचाभिलाषी है, पापक ग्रह केतु के साथ में शनि है, तो लाभेश भी केतु के साथ में 12वें भाव में खराब स्थान पर पापक ग्रह के साथ में, और धनेश भी छठे भाव में है, राहु के साथ में खराब स्थान पर, कमजोर स्थान पर हैं, जिसके कारण धन की व्यवस्था बहुत उत्तम होना कठिन हो रहा है। अच्छे जॉब में, अच्छी पैकेज में नहीं जा पा रहे हैं, जिसके कारण अगर शुक्र द्वितीयेश धनेश केंद्र में होता या लाभ स्थान पर होता, लाभेश केंद्र में होता, तो बहुत अच्छी कंपनी मिलती और बहुत अच्छा पैकेज होता है इनका। लेकिन शुक्र छठे भाव में है, लाभेश शनि वक्री होकर के द्वादश भाव में पापक ग्रह के साथ में है, धनेश और लाभेश दोनों पापक ग्रह के साथ में 6, 8, 12 से संबंध है, जिसके कारण अच्छा पैकेज इनको नहीं मिल रहा है। भविष्य में इनको अच्छा पैकेज मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि राहु शुक्र शनि इनकी शांति कराएं। विवाह में भी राहु बाधक हैं, शुक्र सप्तमेश है, शुक्र के साथ राहु बैठे हुए हैं, तो विवाह में भी राहु बाधक हैं, केतु बाधक है, शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही शुक्र पर, शनि केतु की पूर्ण दृष्टि शुक्र पर है, सप्तमेश पर राहु की युति है, तो राहु केतु और शनि सूर्य इन ग्रहों की शांति कराना इनके लिए धन और दाम्पत्य जीवन दोनों के लिए अच्छा है। स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लग्नेश मंगल पंचम भाव में है, लग्न का कारक सूर्य नीच राशि में है, तो पहला तो ये सूर्य को स्ट्रांग करें, सूर्य को नियमित सूर्यार्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकें तो पाठ करें, रविवार के दिन गायत्री मंत्र का जाप करें या सूर्य के मंत्र का जाप करें। रविवार व्रत रह सकें तो अति उत्तम है, इनको रविवार व्रत रहना चाहिए। रविवार के व्रत में सूर्यास्त के बाद कुछ खाते पीते नहीं है, दिन भर व्रत रहते हैं, और कुछ लोग एक बार रोटी आदि एक अन्न भोजन भी करते हैं। तो दर्शकों, इनको सूर्य की उपासना करनी चाहिए, सूर्यार्घ देना चाहिए। सूर्यार्घ मंत्र है, यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहणार्घम दिवाकर ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय इदम अर्घम यद दत्तम नमम। तांबे के लोटा में जल ले लें और भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए जल छोड़ें, किसी पात्र में या जमीन पर जल धार बना के छोड़ते रहें और 3 बार ये मंत्र हो जाए। मंत्र एक बार फिर से सुने, एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहणार्घम दिवाकर ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय इदम अर्घम यद दत्तम नमम। सूर्य भगवान को जल भी दिया जा रहा है और उनसे निवेदन भी किया जा रहा है इस मंत्र से कि हे
भगवान भास्कर, हे सूर्य नारायण, ब्रह्म स्वरूप सूर्य नारायण, हमारा सूर्यार्घ ग्रहण करें और हमें वरदान दें। तो इस मंत्र से सूर्य को जल दें, सूर्य को स्नान करें, और सूर्य को जब जल देंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, तो सूर्य जो नीच राशि में है, सूर्य सप्तम भाव में बाधक हैं, सूर्य प्रसन्न होंगे तो विवाह का मार्ग प्रशस्त होगा। विवाह में जो बाधक हैं वो बाधा सूर्य की तरफ से कम हो जाएगी। शुक्र के साथ राहु बैठे हैं, शुक्र नीच राशि में है, तो सप्तमेश होकर के शुक्र हैं, राहु के साथ में हैं, इसलिए राहु शुक्र शनि केतु इन सब की भी शांति का उपाय करें। राहु के लिए ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करें, या फिर ओम कयानश्चित्र आभूदूति सदा वृदा सखा कयाशिष्यावृता, इस वैदिक मंत्र का जाप योग्य ब्राह्मण द्वारा कराएं। केतु के मंत्र का भी ओम केतुं कृण्वन् केतुवे पेशो मर्यापेश संसद्य व्रजाय था, इस मंत्र का जाप कराएं। केतु की शांति के लिए स्वयं करने वाला उपाय है, शनिवार के दिन काले कुत्ते को जलेबी खिलाएं। शनि की पूर्ण दृष्टि सप्तमेश पर पड़ रही है, शनि वक्री है, जिससे और भी ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो शनि के लिए शनिवार के दिन पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं, तिल का तेल या सरसों के तेल का दीपक जलाएं, काला तिल चढ़ाएं, और 4 परिक्रमा कम से कम पीपल के वृक्ष की करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए ओम शनैश्चराय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, करें, लाभकारी होगा। दर्शकों, ये स्थितियाँ इनके कुंडली की रही कि इनकी कुंडली का समाधान यही है कि प्रेजेंट टाइम में इनका विवाह शीघ्र संपन्न हो और योग्य वर की प्राप्ति हो। उसके लिए ज़रूरी है कि सूर्य के मंत्र का जाप करें, सूर्यार्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य के वैदिक मंत्र का जाप कराएं। शुक्र कमज़ोर हैं, नीच राशि में हैं, शुक्र के वैदिक मंत्र का जाप करें। शुक्रवार के दिन खीर का प्रसाद बना करके लक्ष्मी नारायण भगवान को भोग लगाएं और उसका प्रसाद वितरण करें। शुक्रवार के दिन दूध का दान करें, सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। राहु के लिए पानी वाले नारियल में ऊन लपेट करके बहते हुए जल में प्रवाहित करें, कम से कम 5 शनिवार। मंगल पंचम भाव में लग्नेश होकर के बैठे हैं, मंगल इनके लिए अच्छे हैं, मंगल कहीं से भी खराब नहीं दिखाई दे रहे हैं। अष्टमेश जरूर हैं, थोड़ा कमी करेंगे, लेकिन मंगल अच्छे हैं, मंगल के लिए कोई उपाय करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। हाँ, शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, लाभेश पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। अगर अच्छा पैकेज नहीं मिल रहा है तो उसके लिए इनको ज़रूर मंगलवार के दिन गाय को गुड़ और रोटी या गेहूं और गुड़ खिलाना चाहिए, जिससे मंगल देवता प्रसन्न होंगे। और शनि पर जो इनकी दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि बुध पर पड़ रही है, मंगल की पूर्ण दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ रही है, मंगल की पूर्ण दृष्टि शनि और केतु पर पड़ रही है। तो मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाएं, गुड़ और गेहूं खिलाएं, जिससे मंगल देवता प्रसन्न होंगे। शारीरिक कष्ट भी कम होगा। मंगल अष्टमेश हैं, मंगल लग्नेश हैं, शरीर के कारक हैं, सिर का प्रतिनिधित्व करते हैं, पंचम भाव में बैठे हैं सिंह राशि में। तो इस कारण से मंगल का उपाय करने से इनको शारीरिक रूप से भी स्वास्थ्य लाभ होगा। मंगल का उपाय भी करें। दर्शकों, चलित कुंडली अगर हम देखें इनकी, तो सूर्य सप्तम स्थान की जगह अष्टम भाव में बुध के साथ बैठे हुए हैं, बुधादित्य योग बना रहे हैं। अगर यही बुधादित्य योग केंद्र या त्रिकोण में कहीं होता तो राजयोग कारक था, लेकिन या अष्टम भाव में बैठा हुआ है। बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग अष्टम भाव में बना रहे हैं। बुध खष्ठेश भी हैं, विपरीत राजयोग है। इससे सिद्ध होता है कि आने वाले समय में इनको जरूर लाभ मिलेगा, पद और पदोन्नति दोनों होगी। इनको विपरीत राजयोग का जरूर सुख प्राप्त होगा। विपरीत राजयोग वो है कि संघर्ष करने के बाद बहुत दिन बाद सफलता मिले लोगों को, और अच्छी सफलता मिले, उसे विपरीत राजयोग कहते हैं। राजयोग जैसा आने वाले समय में जरूर इनको विपरीत राजयोग का लाभ मिलेगा। गुरु
चंद्रमा साथ में बैठे हैं लग्न कुंडली में, लेकिन चलित कुंडली में चंद्रमा अकेले हैं। गुरु का राशि परिवर्तन हो गया, गुरु अपनी नीच राशि में चले गए हैं, दशम भाव में, जिसके कारण इनको फल नहीं मिल पा रहा। हमने यहाँ कहा कि बृहस्पति की लग्न पर भी पूर्ण दृष्टि पड़ रही और पंचम भाव पर भी पड़ रही, लेकिन गुरु संधि में है, नीचाभिलाषी हैं, जिससे कि ये प्रभाव कम हो गया गुरु का। अन्यथा शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों अच्छा होता। अगर गुरु संधि में न होते, गुरु नीचाभिलाषी न होते, जो जिस पोजीशन में गुरु लग्न कुंडली में दिखाई दे रहे हैं, अगर यही पोजीशन चलित कुंडली में भी होती तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा और बेहतर होती। वैसे आज भी बहुत खराब नहीं है, लेकिन और बेहतर होती। तो दर्शकों, विवाह के लिए प्रेजेंट टाइम में आवश्यकता है विवाह की, तो विवाह के लिए इन्हें ग्रह शांति करानी चाहिए और कात्यायनी देवी का मंत्र जाप कराना चाहिए। विवाह के लिए कात्यायनी देवी का सिद्ध मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। भगवान कृष्ण की आराधना गोपियों ने किया। गोपियाँ हर दिन जाती थी, जमुना में स्नान करती थी। स्नान करके भगवती कात्यायनी देवी की मिट्टी की मूर्ति बना करके जमुना के किनारे वहीं पूजा करती थी उनकी, और पूजा करके माँ भगवती कात्यायनी से प्रार्थना करती थी कि हे माँ कात्यायनी, भगवान कृष्ण ही हमें वर रूप में प्राप्त हों, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, पति रूप में प्राप्त हों, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और समय आने पर सब गोपियों का भगवान कृष्ण के साथ विवाह हुआ। 16,108 रानियाँ थी भगवान कृष्ण के, आप सब जानते हैं। तो ये सिद्ध मंत्र है। जिस भी कन्या का विवाह न हो रहा हो, कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वर नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का जाप कराने से विवाह शीघ्रातिशीघ्र संपन्न होता है। तो दर्शकों, ये रही गीता कुमारी की कुंडली, जिसका हमने विश्लेषण किया। क्योंकि विवाह का समय है, इनकी समस्या विवाह की है कि योग्य वर की है, कि शीघ्रातिशीघ्र योग्य वर मिले, विवाह संपन्न हो। इसलिए हमने विवाह को ही फोकस करके कुंडली का विश्लेषण किया। आप सब भी अगर किसी भी समस्या से ग्रसित हैं तो दर्शकों अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, कुंडली के विषय में जान सकते हैं, कौन ग्रह हमारे खराब हैं, क्या उपाय करना चाहिए जिससे समस्या का समाधान हो। तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, शुल्क आदि की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। एक नए वीडियो के साथ फिर हम आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।